हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी स्पेशल सीरीज में, जिसका नाम है क्यूआरई फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। क्यूआरई का मतलब क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ऑल बैंकिंग एग्जाम में हम मेजरली 6 एग्जाम तो कैटर करते ही हैं, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी ये सीरीज है। मेजर जो है वो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क और एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। ठीक है, तो इस सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए मंडे टू फ्राइडे लेक्चर लेकर के आते हैं। और मंडे टू फ्राइडे जो क्वांट के लेक्चर्स का टाइम है वो 7 PM है। इसमें हम प्री से लेकर के मेंस तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी प्री का ही चल रहा है, थोड़ा बहुत मेंस का भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद मेंस के लिए भी पढ़ेंगे। तो आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो डेली शाम को 7 बजे आपको इस सीरीज से जरूर जुड़ना है। तो आज जो क्वांट का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 18 है। ठीक है, जिसमें हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे इससे पहले के जो 17 लेक्चर है वो अवेलेबल है, आपको हमारी इस प्लेलिस्ट को विजिट करना है। इस प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। ठीक है, अगर आप इस प्लेलिस्ट को विजिट करते हो तो आपको जो पिछले 17 लेक्चर है वो भी मिल जाएंगे। और अभी तक के 17 लेक्चर्स में हमने स्पीड मैथ पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अर्थमेटिक और डीआई दोनों साथ लेके चल रहे हैं, तो आगे वाले लेक्चर्स में अर्थमेटिक और डीआई रहने वाले हैं, सारे टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है भाई, लेकिन स्पीड मैथ अभी तक कंप्लीट हो चुका है 17 लेक्चर में। बेसिक प्लस सिंपलीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए। इसके बाद देखो, हमेशा जो एक सेलेक्टेड बच्चा है ना, बहुत सारे सेलेक्टेड बच्चों से हमारी बात होती है, तो उन सब में एक कॉमन चीज पक्की होती है। वो बोलते हैं कि सर, मैंने इस एग्जाम की तैयारी करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए थे। स्टार्टिंग में मैंने ये देख लिया था कि यार कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, कैसे नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हो रहा है, कौन सी चीजें प्री में इंपॉर्टेंट है, कौन सी मेंस में इंपॉर्टेंट है, लेवल क्या रहता है। और मेरे लिए फिर तैयारी करनी और आसान हो गई। ठीक है, और मैं सेलेक्ट हो गया। ये काम आप भी कर सकते हो। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क के पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, एब्सोल्युटली फ्री। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डाउनलोड कर लो। जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो उनका APYQ एक बार देखना बहुत जरूरी है, आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसे जरूर देखिएगा एक बार। उसके बाद अगर आप इस सीरीज को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक सजेशन हो रहा है कि इस सीरीज के साथ साथ आप इस महापैक कोर्स से भी जरूर जुड़िएगा। ये बैंकिंग एग्जाम का जो महापैक है, इसके अंदर हमने मेजरली 6 एग्जाम को कंडक्ट किया है। कंसेप्ट क्लास मिलेंगी क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की, प्री प्लस मेंस, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट रिकॉर्डेड बहुत अच्छे से। फिर साथ में इसमें आपको मिलेगा करंट अफेयर पिछले 1 साल का, वीकली और मंथली कंपाइलेशन, जब तक एग्जाम होगा चलता रहेगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कंप्लीट, आईबीपीएस पीओ प्लस एसबीआई पीओ, मिनी मॉक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे सभी एग्जाम्स के पीवाईक्यू होंगे, कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स भी होंगे, इंटरव्यू गाइडेंस भी होगी। तो एक जब हम तैयारी करने की सोचते हैं वहां से लेकर के एंड तक, जब सेलेक्ट होते हैं वहां तक, स्टेप बाय स्टेप जो भी रिक्वायरमेंट है वो इस कोर्स से आपकी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो आप इसमें जरूर इनरोल करें, क्योंकि आपको भटकना नहीं पड़ेगा कहीं भी, एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएंगी। और ये जो यूट्यूब सीरीज है इसको लगातार फिर प्रैक्टिस के लिए यूज करें, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत परफेक्ट बना देगा, आपको जल्दी सफलता दिला देगा। इसलिए आप इस कोर्स से भी जरूर जुड़िएगा। ठीक है जी, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लें edutap.in, वहां जाके भी आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। देखो, परसेंटेज टॉपिक में इससे पहले, देखो शुरू करने से पहले अब हम अर्थमेटिक के नजरिए से पढ़ रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज टॉपिक का जो यूज है, ठीक है, परसेंटेज टॉपिक का जो यूज है वो बहुत सारे टॉपिक्स में है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, उसके बाद डीआई और अर्थमेटिक के परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो मेजर टॉपिक है। इसके अलावा भी किसी भी टॉपिक में यूज हो जाता है, समझ रहे हो आप। अब देखो, जो सिंप्लीफिकेशन में या डीआई के लिए परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हमने
दो क्लास ली है, एक परसेंटेज का बेसिक, परसेंटेज बेसिक्स, जहां मैंने आपको बताया था कि 76% ऑफ 1480 कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरा परसेंटेज के फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये दो क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप इस सीरीज को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपने पढ़ ली होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जाओ, जो मैंने अभी प्लेलिस्ट बताई थी क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, ठीक है, वहां पे जा करके ये दोनों लेक्चर मिल जाएंगे, इनको जरूर देख लेना। ठीक है, तब फिर आगे बढ़ना तो ये टॉपिक आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो इन चैप्टर्स के लिए पढ़ेंगे। मतलब आज हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं, परसेंटेज के अलग अलग बहुत सारे कंसेप्ट हैं वो पढ़ेंगे। इस पे डीआई के क्वेश्चन भी लेंगे, डाटा सफिशिएंसी भी लेंगे। तो तीन चार पार्ट में परसेंटेज आएगी, ताकि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आराम से पढ़िएगा, मजे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, धीरे धीरे करके। ठीक है, एक एक कंसेप्ट समझते चलिएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, रिवीजन आसान रहेगा। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बाद में रिवीजन करते हुए। तो परसेंटेज का आई थिंक 4 पार्ट तो होंगे ही होंगे, आज पहला पार्ट है, 2 पार्ट बेसिक और फ्रैक्शन पहले हो चुके हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम हर क्लास में डीआई भी लेते चलेंगे और साथ में दूसरे कंसेप्ट्स भी लेते चलेंगे। ठीक है भाई, बात समझ पाए? तो क्वेश्चन के माध्यम से ही कंसेप्ट समझेंगे हम। तो पहला कंसेप्ट आप सबकी स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन से ही कंसेप्ट निकलेगा और उस कंसेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उसको समझते हैं, देखते हैं कैसी चीजों को करना है। देखो क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन was 1,60,000 3 years ago. 3 साल पहले इतनी थी. If it is increased by 3%, 2.5% and 5% respectively in the last 3 years, then the present population is. तो आज की population क्या होगी? देखो, इसको बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। ठीक है, क्या बोलते हैं? सक्सेसिव चेंज। जब लगातार एक वैल्यू पे चेंज हो रहा हो, तो ये कंसेप्ट कौन सा है? सक्सेसिव चेंज का। अब सक्सेसिव चेंज का कंसेप्ट क्या होता है? जो भी चेंज है कि कोई भी वैल्यू 100% होती है, अब उस पर कोई भी चेंज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो 100 में प्लस कर दो भाई, अगर डिक्रीज हो रहा है तो 100 में से माइनस कर दो। समझ रहे हो ना? तो ये सक्सेसिव चेंज होता है। जैसे आप यहाँ देखोगे 100%, 3 साल पहले पॉपुलेशन कितनी है? 1,60,000। ठीक है भाई, इनटू, अब इट इज इंक्रीज बाय 3%, पहले साल कितनी बढ़ी? 3%, तो 100 में 3 ऐड कर दो, तो 103% हो गया इसका। ये परसेंटेज है, इसके इसके वाला है, परसेंटेज वाला है, ये 100। ठीक है, फिर कितना इंक्रीज हो रही है? 2.5%, तो 0.5 बाई 100। ठीक है, फिर कितना इंक्रीज हो रही है? 5%, तो इसका 105% ले लो। ठीक है, अगर डिक्रीज हो तो 100 में से माइनस कर दो। ऐसे ऐसे करके ये चलता रहेगा। देखो यहाँ डेसिमल के नाम की एक जीरो आ जाएगी ऊपर से। ठीक है, अब ये 4 जीरो कैंसिल कर दो, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये। ठीक है भाई, अब जो भी बचेगा इसे सोल्व करेंगे। देखो ये 5 से गया 21, ये 5 से जाएगा 200। ठीक है, फिर ये 25 से जाएगा 8, ये 25 से गया 4, फिर 1। ठीक है, फिर ये 8 से जाएगा यहाँ पे 16 2। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करो, 2 103 गुना ये कर लो जैसे भी होती हो, ये हो गया 206। ठीक है, और ये 21 एकम 21, 84 2 86। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे 6, 20 कैरी हो गया, 6 गुना 36, 1236 और 20 1256, तो 125 कैरी हो गया, ये 8 से 48, 1648 इसमें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1773। ठीक है, तो ये आपकी पॉपुलेशन होगी आफ्टर 3 ईयर, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सक्सेसिव चेंज का मतलब होता है कि अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो आप उसे 100 में ऐड कर देंगे, डिक्रीज हो रही है तो 100 में से माइनस कर देंगे। अच्छा, कुछ लोग इसी को फ्रैक्शन मेथड से भी कर लेते हैं। फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे भाई? देखो कि ये ओरिजिनल है, ये न्यू है। पहला चेंज हुआ 3%, 3% का मतलब अगर पहले 100 थी तो अब 103 होगी। फिर 2.5%, 2.5% का फ्रैक्शन होता है 1/40, कि पहले 40 है तो अब 41 होगी। फिर 5%, 5% का फ्रैक्शन है 1/20, कि अगर पहले 20 थी तो अब 21 होगी।
तो अब मल्टीप्लाई कर दो, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे 80,000, तो इसकी वैल्यू है 160 इंटू 2, तो यहाँ भी इन सब की प्रोडक्ट करके जो भी आए उसको इंटू 2 कर दो। बात एक ही है, ठीक है, सेम कैलकुलेशन यहाँ होगी, सेम कैलकुलेशन यहाँ होगी, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो जब भी सक्सेसिव चेंज हो तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है, और इस पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं लूंगा, अलग अलग टाइप के बहुत सारे कंसेप्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ऐसे टाइम पास क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, जो लेवल एग्जाम का है वही क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीजेज बाय 30%, ठीक है, 30%, ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 32 kg मोर शुगर, so as the expenditure will decrease by 16% only, तो फाइंड द करंट कंजम्पशन। देखो हमेशा ध्यान रखो, जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू किसके होता है, रेट इनटू कंजम्पशन, यही होता है भाई, एक्सपेंडिचर इज रेट इनटू कंजम्पशन। अब दो सिनेरियो है यहाँ, दोनों को अलग अलग देख लो। दो सिनेरियो क्या है कि मैं मान के चलूं कि मेरा रेट 100 रुपए था पहले, ठीक है भाई, मेरा रेट पहले, ये ओरिजिनल कंडीशन है, हमें नहीं पता, ठीक है, ओरिजिनल कंडीशन कि मैं 100 रुपए किलो कोई चीज खरीद रहा था और जो मेरी कंजम्पशन है वो भी 100 किलो ही थी, तो मेरा खर्चा कितना होता होगा, 10,000 रुपए। बोलो भाई, यार 100 रुपए किलो में कोई चीज खरीद के ला रहा हूं और 100 किलो ही खरीद के ला रहा हूं, तो मेरा टोटल खर्चा कितना होता होगा, 10,000 रुपए। अब वो क्या कह रहा है कि जो प्राइस ऑफ शुगर है वो 30% डिक्रीज हो गया, तो अब नया रेट कितना रह गया, 70, पहले 100 था और 30 डिक्रीज हो गया। अब वो 32 kg मोर खरीद के ला रहा है, जितना पहले था उससे 32 kg मोर। ये बात ध्यान रखिएगा, ये अभी हमने अपनी तरफ से 100 एज्यूम किया था, अज्यूम्ड वैल्यू है ये, ठीक है, लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 16% बढ़ता है, तो जो इसका अगर मैं 16% बढ़ा दूं, क्योंकि जो रेट है वो तो 30% डिक्रीज हो रहा है भाई, और ये 16% इंक्रीज होगा, तो 10,000 का 16% कितना होगा, 1600, यार 1% इतना, तो 1600, तो अब हो गया 11,600। बोलो हाँ कि ना, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी माफ करिएगा, इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज कर दो, 1600 डिक्रीज होगा तो कितना बचा, 8400। अब एक बात बताओ, अब मेरा एक्सपेंडिचर इतना है, रेट इतना है, तो मेरी कंजम्पशन कितनी होगी भाई, तो कंजम्पशन किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, तो 8400 डिवाइड बाई 70, तो 0 7 से गया कितना, 120, तो मेरी जो कंजम्पशन है वो कितनी है, 120। कब, अब, ठीक है, अब 120 है, ये सारा का सारा जो डाटा है ये एज्यूम डाटा है। अब देखो कि 100 से अगर 120 होगी तो कितना इंक्रीज हुई, 20, इस 20 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 32 kg, तो 20 की वैल्यू 32 kg, तो 1 की वैल्यू कितनी, 32/20 kg। अब मुझसे पूछ रहा है कि फाइंड द करंट कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन कितनी है भाई, 120 है, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 120, तो ये 20 से गया 6, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, तो जो करंट कंजम्पशन है वो 192 kg है, ठीक है। तो यहां पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखो कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है रेट इनटू कंजम्पशन, और रेट और कंजम्पशन हमने 100 एज्यूम कर लिए, तो एक्सपेंडिचर आ गया दोनों की प्रोडक्ट, फिर जो भी चेंज हो रहा है वो चेंज कर लो, और जो वैल्यू ओरिजिनली दे रखी हो वो कंपेयर कर लो, जैसे यहाँ पहले हमारे अकॉर्डिंग इतनी थी, अब हमारे अकॉर्डिंग इतनी है, तो कितना इंक्रीज हो रही है, 20, और यहाँ इंक्रीज कितना हो रही है, 32, तो 20 की वैल्यू 32 और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर वो ओरिजिनल कंजम्पशन पूछ लेता तो यहाँ 120 की बजाय किससे मल्टीप्लाई कर देते, 100 से, ठीक है, कर पाओगे, मुश्किल नहीं है, आसान है, ये देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, करो तो जरा सोल्व।
द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%. ड्यू टू दिस अ फैमिली यूज 40 kg लेस शुगर, सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली. ठीक है, फाइंड ओरिजिनल कंजम्पशन. देखो, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%. ठीक है, अब एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेट इनटू कंजम्पशन. यही होता है भाई. मैंने कहा कि रेट अगर 100 है, कंजम्पशन भी 100 है, तो टोटल खर्चा कितना होता होगा? 10,000. ये तो ओरिजिनल खर्चा है भाई. ठीक है, अब न्यू सिचुएशन क्या है? वो कह रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%. तो अगर ये 30% इंक्रीज होगा तो न्यू प्राइस कितना होगा भाई? 130. ठीक है, ड्यू टू दिस ए फैमिली यूज 40 kg लेस शुगर. अब वो 40 किलो लेस खरीद पा रहे हैं. सो एज द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10%, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 10%, तो 10,000 का 10% 1,000, तो न्यू एक्सपेंडिचर इज 11,000. तो न्यू कंजम्पशन कितनी होगी भैया? तो जितने भी एक्सपेंडिचर है और डिवाइड बाय आपका क्या? न्यू रेट. ठीक है, तो ये आपकी न्यू कंजम्पशन है. ठीक है, बट अब वो कह रहा है कि जो नई कंजम्पशन है वो 40 kg लेस है. ठीक है, तो पहले जो कंजम्पशन 100 थी, अब वो कंजम्पशन 1100 बाई 13. ठीक है, ये ओरिजिनल कंजम्पशन है, ये न्यू कंजम्पशन है. अगर आप रेशियो भी बना लो कि ये ओरिजिनल कंजम्पशन है, ये न्यू है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 0 से 2 0 काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओरिजिनल और न्यू कंजम्पशन में रेशियो 13:11 है. अब देखो कंजम्पशन कितनी डिक्रीज हो रही है? 2. और डिक्रीज कितनी हो रही है? 40 kg. तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 20 kg. तो 11 की वैल्यू 11 इंटू 20, यानी न्यू कंजम्पशन है 220 kg, और जो ओल्ड कंजम्पशन थी 13 इंटू 20 वो कितनी थी? 260 kg. ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से आप इसको माइनस भी कर सकते थे कि 100 माइनस 1100 बाई 13, माइनस करोगे तो 1300 माइनस 1100 बाई, तो रेशियो बन गया. खेलना सीखो ना कैलकुलेशन से. ठीक है, तो फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन. तो ओरिजिनल कंजम्पशन इज 260 kg. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. मैं वही कह रहा हूं, प्ले विद मैथमेटिक्स. जितना बोझ लोगे उतना तंग करेगा. खेलना सीखो, हर चीज को थोड़ा सोचा करो कि अच्छा इसमें ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता. ठीक है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ये रिमेनिंग वाला कंसेप्ट है. ठीक है, कौन सा कंसेप्ट है? रिमेनिंग वाला. ऐसे में क्या करते हैं? देखो, रिमेनिंग वाला कंसेप्ट है जहां पे कुछ ना कुछ बचता है, उसमें से खर्च करता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ. ठीक है, एक सक्सेसिव वाला फिर रिमेनिंग वाला. ठीक है, देखो क्या है. रवि गेव 28% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ. ठीक है, हमेशा एज्यूम कर लिया करो ऐसे कि मान लीजिए जो रवि है, रवि की इनकम 100 रुपीज है. परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 ही होता है. कह रहा है कि रवि गेव 28% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ. वाइफ को कितना दिया? 28%. तो 100 का 28 कितना? 28. अब उसके पास कितना बचा? 72. 50% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज सन. इसका इसका ठीक है, सन को कितना दिया? 50%. लेकिन किसका 50%? इस बचे हुए का. 72 का 50% 36. अब कितना बचा उसके पास? 36. एंड 75% ऑफ द फर्दर रिमाइंडर टू हिज डॉटर. अब जो ये बचा हुआ है इसका डॉटर को दे दिया 75%. ठीक है, तो इसका 50% क्या होगा? 18, और उसका हाफ होगा 9. तो 18 और 9 27 दिया डॉटर को. अब उसके पास कितना बचा? 9. तो वो कह रहा है ही इज नाउ लेफ्ट विद दिस. अब हमारे अकॉर्डिंग उसके पास इतना बचा लेफ्ट, और वो कह रहा है कि इतना बचा, तो मतलब इस 9 की वैल्यू 11,700 है. तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 9 से क्या? 1300. ठीक है भाई, तो व्हाट इज इज ओरिजिनल अमाउंट? तो ओरिजिनल क्या होगा? 100 था, तो 100 इंटू 1300. ठीक है, तो 1,30,000. अगर ये पूछे कि वाइफ को कितना दिया, तो 28 इंटू 1300. ये पूछे सन को कितना दिया, तो 3600, 36 इंटू 1300.
ये पूछे डॉटर को कितना दिया, तो 27 इंटू 1300। आप कुछ भी बता सकते हो, कुछ भी। ठीक है भाई, तो जो भी आपसे पूछे उन्हीं सवालों का जवाब आ जाएगा। बस आपको इस तरीके से सबसे पहले इनकम को 100 एज्यूम कर लो, फिर जो भी कंडीशन है वो दे रहा है उनको लगाते जाओ और चीजें सोल्व करते जाओ। ठीक है, बात समझ पाए सारे? आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये सारे मिसलेनियस ले रहे हैं हम चीजें। ठीक है, तो 4 लेक्चर होंगे परसेंटेज के, 4 में पूरा का पूरा घुमा दूंगा आपको हर कंसेप्ट हर उससे। देखो 28% ऑफ ए ग्रुप आर मैरिड। ठीक है, अगर किसी ग्रुप में टोटल 100 लोग हैं भाई, ठीक है, टोटल कितने लोग हैं 100। अब उसमें से जो मैरिड पीपल है, मैरिड, वो मैरिड 28 पीपल है। ठीक है, अब कह रहा है कि 40% ऑफ द पीपल आर वीमेन। जो टोटल 100 लोग हैं उसमें मैन भी है और उसमें वीमेन भी है। ठीक है, वो कह रहा है कि वीमेन 40% है, तो 40 वीमेन होंगी, तो मैन कितने होंगे भाई 60। आगे कह रहा है 60% मैन आर अनमैरिड। अब इसमें से मैन में कुछ मैरिड है और कुछ अनमैरिड है, ऐसे ही वीमेन में भी कुछ मैरिड है और कुछ अनमैरिड है। तो कह रहा है कि 60% मैन आर अनमैरिड, मतलब 60 का 60%, तो 36 अनमैरिड होंगे, तो बाकी के 24 मैरिड होंगे भाई। भाई टोटल 60 है, उसमें से 36 अनमैरिड है, तो मैरिड कितने हैं 24। अब टोटल 28 लोग मैरिड हैं, इसमें तो मैन और वीमेन दोनों है, तो मैन तो सिर्फ 24 मैरिड है, तो वीमेन कितनी मैरिड होंगी 4, तो अनमैरिड कितनी होंगी 36। अब पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैरिड मैन एंड अनमैरिड वीमेन। तो मैरिड मैन कितने हैं 24, अनमैरिड वीमेन कितनी है 36, तो दोनों का रेशियो 12 से जाएगा तो 2:3। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर, क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, बात समझ पाए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ, ट्राई करो भाई। देखो ट्राई नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, यही रिमेनिंग वाला कंसेप्ट ही है, बनाओ फटाफट। इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, हमेशा जब भी ये रिमेनिंग वाली चीजें हों हमेशा मान के चलो कि जो टोटल है वो कितना है 100 है। ठीक है, वो कह रहा है कि 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, तो हिंदी में अगर 20% है तो 100 का 20% 20, अब कितनी बची 80। ठीक है, फिर आगे कह रहा है 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितनी है 50%, तो 80 का 50% 40, अब कितनी बची 40। एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, तो फ्रेंच में कितनी है भैया 30%, तो 40 का 30% 12। ठीक है, अब कितनी बची 28। अब कह रहा है कि एंड रेस्ट 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज, तो ये बुक रीजनल लैंग्वेज में है। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग रीजनल लैंग्वेज में 28 है, और उसने बोला है कि जो रीजनल लैंग्वेज में बुक्स हैं वो 6300 है। ठीक है, तो ये 28 किसको रिप्रेजेंट करेगा 6300 को, तो 1 की वैल्यू कितनी 6300 बाई 28, तो ये 7 से गया 900, 7 से गया 4 और 4 से गया 220, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 225। देन द फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, तो 100 इंटू 225, तो लाइब्रेरी में जो टोटल बुक्स हैं दैट आर 22,500। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अगर पूछे हिंदी में कितनी बुक्स हैं तो 20 इंटू 225। ठीक है, अगर पूछे इंग्लिश में कितनी बुक है तो 40 इंटू 225, पूछे फ्रेंच में कितनी है तो 12 इंटू 225। ठीक है, तो जो मर्जी पूछ ले, जितना मर्जी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दे, सोल्व तो करने का तरीका यही है और ऐसे ही सोल्व होगा। ठीक है भाई, समझ पाए सभी? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो वही कंसेप्ट फिर से है, रिमेनिंग वाला ही।
बढ़िया कंसेप्ट है, अच्छे इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, सारे कवर कर लेंगे धीरे धीरे, इलेक्शन वाला भी, मिक्सचर वाला भी, डायग्राम वाला भी, डीआई भी, सब कुछ। लेकिन लगातार इस चैनल को फॉलो करो। शाम को 7 बजे मंडे टू फ्राइडे आओ, क्लासेस देखो, मजा आएगा। देखो क्या कह रहा है, ए स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स। टोटल जो इनकम है वो कितनी, 100। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि ए स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम। ठीक है, हाउस होल्ड आइटम्स पे 50% खर्च कर रहा है, तो मतलब 50 खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बचा, 50। एंड ऑफ द रिमेनिंग 50% ऑन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एंड ऑफ द रिमेनिंग 50% ऑन ट्रांसपोर्ट। अब जो ये बच गया, ये जो बचा है, इसका ट्रांसपोर्ट पे 50%, तो ट्रांसपोर्ट पे 50% के बाद 25। अब कितना बचा, 25। ठीक है, 25% ऑन इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट पे 25%। बट एक बात का ध्यान रखना, इस बचे हुए का नहीं बोला उसने, रिमेनिंग वर्ड यही यूज किया है उसने, समझ रहे हो ना। तो इसी का है, अभी तक रिमेनिंग ये है, इसका 25%, तो 50 का 25% 12.5। ठीक है, 10% ऑन स्पोर्ट्स, और अब आगे, ठीक है, अब अभी उसके पास 12.5 बचा हुआ है, फिर अब स्पोर्ट्स पे खर्च कर रहा है कितना, 10%। लेकिन किसका 10%, इसी बचे हुए का, रिमेनिंग ये है 50 का 10%, यानी कि 5। अब उसके पास जो बचा वो बचा 7.5। ठीक है, एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 900 इज सेव्ड, ये उसकी सेविंग है। ठीक है, और उसकी जो सेविंग है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 900 है, तो मतलब 7.5 की वैल्यू 900 है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 900 बाई 7.5। तो ये कटेगा डेसिमल के नाम का 10, 5 से गया 15, 5 से गया 2, 15 से गया 60, तो 1 की वैल्यू आ गई 120। ठीक है, तो व्हाट इज द मिस्टर एज मंथली इनकम, तो ए की मंथली इनकम 100 इंटू 120, तो 12,000 जो है मिस्टर ए की इनकम है। ठीक है, 12,000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पूछ लेगा कि ये क्या था, इंटरटेनमेंट पे कितना है, तो 12.5 इंटू 120। ठीक है, कई बार रेशियो पूछ लेगा कि उसने जो ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया और जो स्पोर्ट्स पे खर्च किया, दोनों का रेशियो बताओ। तो ट्रांसपोर्ट पे एक्चुअल में 25 है, ठीक है, स्पोर्ट्स में एक्चुअल में 5 है, तो रेशियो बन गया 5:। भैया ऐसे ही तो घुमा फिरा के सवाल आएंगे, ऐसा थोड़ा होगा कि जो मैंने बता दिया वही सेम वो जाके पूछ लेगा। कंसेप्ट यही होगा, चीजें सोल्व ऐसे ही करनी है, लेकिन क्वेश्चन को क्या करेगा, घुमा के फिरा के ऐसे ऐसे करके दे देगा। ठीक है, बात समझ पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो फटाफट से। इसको बोलते हैं डायग्राम वाला कंसेप्ट। ठीक है, वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट। ठीक है, कौन सा, वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट। वेन डायग्राम, नोट्स बनाते रहना प्रॉपर समझ के। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, इन ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट। ठीक है, सिंपली लिख लो भाई, ये एक गेम है फुटबॉल, ये है क्रिकेट, कुछ लोग खेलते हैं, कुछ लोग नहीं खेलते। ठीक है, नॉट 40% ऑफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 40% प्ले फुटबॉल, तो 60% नहीं खेलते होंगे, ये भी तो बोल सकता हूं मैं। 50% प्ले क्रिकेट, तो 50% नहीं खेलते होंगे। 18% ऑफ द स्टूडेंट प्ले नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, दोनों गेम को ना खेलने वाले 18%। ठीक है, तो दोनों गेम को खेलने वाले बताओ। ठीक है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि टोटल लोग ये हैं, ठीक है, और इसमें से फुटबॉल खेलने वाले ये हैं, क्रिकेट खेलने वाले ये हैं, ना खेलने वाले जो फुटबॉल नहीं खेलते, ये वो लोग हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते, और ये वो लोग हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों नहीं खेलते।
तो बाकी लोग जो बचेंगे वो वही तो बचेंगे जो खेलते होंगे। ठीक है भाई, एग्जाम्पल में हमेशा ऐसे समझाता हूँ कि यहीं ले लेते हैं कि ये कुछ लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैंने कहा कि वो लोग बाहर चले जाओ जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों नहीं खेलने, तो कुछ लोग उठ के बाहर चले गए। फिर मैंने कहा अब वो लोग चले जाओ जो सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलते, कुछ लोग बाहर चले गए। फिर मैंने कहा कि वो लोग चले जाओ जो क्रिकेट नहीं खेलते, कुछ लोग चले गए। तो अब इसके अंदर जो लोग बचेंगे वो कौन बचेंगे? जो दोनों खेलते होंगे। तो हमेशा इसी तरीके से देखा करो कि जो दोनों खेलने या ना खेलने, ये जो बोथ की क्वालिटी दे रखी हो ना, उससे डायग्राम बनेगा। हमारा जो डायग्राम बनेगा वो नॉट प्लेइंग की क्वालिटी से बनेगा। ठीक है, अब देखो ये फुटबॉल का ग्राम है, डायग्राम है, ये क्रिकेट का सर्कल है, ये फुटबॉल, ये क्रिकेट। फुटबॉल ना खेलने वाले कितने हैं? 60%। क्रिकेट ना खेलने वाले कितने हैं? 50%। और ये दोनों का कॉमन है, दोनों ना खेलने वाले कितने हैं? 18%। अब इस पूरे सर्कल की वैल्यू 18 है। वो लोग जो सिर्फ दोनों नहीं खेलते वो 18% है। अब फुटबॉल 60 है, तो ओनली फुटबॉल, जो सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलते वो कितने बचे? 42%। भाई ये पूरा सर्कल 60 है ना, इसमें से 18 तो वो भी है जो क्रिकेट भी नहीं खेलते, तो ओनली जो सिर्फ फुटबॉल नहीं खेलते वो 42%। ठीक है, अब यहां से देखो क्रिकेट नहीं खेलने वाले 50 है, अब 50 में से 18 तो ऐसे जो फुटबॉल भी नहीं खेलते, तो जो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते, ओनली क्रिकेट वाले कितने हैं? 30। तो ओनली क्रिकेट वाले कितने? 32। तो टोटल जो कोई ना कोई गेम नहीं खेलते, ऐसे लोग 92% है। ठीक है, तो बाकी फिर कौन बचेंगे? तो 100% में से 92% लोग ऐसे हैं जो या तो कोई एक गेम नहीं खेलते या दोनों नहीं खेलते, तो बाकी जो बच गए वो दोनों गेम खेलते हैं, दैट आर 8%। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, मजेदार है, बनाओगे सीखोगे तो फायदा होगा। ठीक है, पर थोड़ी मेहनत तो लगेगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बना के दिखाओ फटाफट, हरी अप गाइज। टाइम दे रहा हूं प्रॉपर 2 मिनट का। ठीक है, तब तक मैं भी बैठ जाऊंगा, लगातार खड़े खड़े थक जाते हैं भाई, सबको सोल्व करना है भाई। हरी अप गाइज, फटाफट बनाओ भाई। हरी अप गाइज। सेम वही तरीका, वही चीजें। इन ए क्लास 65% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ। ठीक है, ये मैथ है जिसमें पास है और फेल है। ठीक है, तो 65% पास है, तो 35% फेल होंगे भाई, है ना। 50% पास इन इंग्लिश, इंग्लिश में 50% पास है, तो 50% फेल होंगे। 10% फेल्ड इन बोथ,
बोथ में कितने फेल हैं? 10%। ठीक है जी। तो इफ 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, पहले परसेंटेज में तो निकालो ना कि कितने परसेंट पास है। अब देखो डायग्राम किससे बनेगा? फेल से। ये मैथ है, ये इंग्लिश है, मैथ इंग्लिश दोनों में फेल कितने हैं? 10%। मैथ में फेल कितने हैं? 35। अगर मैथ में टोटल 35 फेल है तो ओनली मैथ में कितने फेल होंगे भाई? 25%। इंग्लिश में कितने फेल हैं? 50%। तो ओनली इंग्लिश में कितने फेल होंगे? ओनली इंग्लिश में 40%। तो जो किसी ना किसी में जरूर फेल है ऐसे लोग हैं 25% प्लस 10% प्लस 40%। तो मतलब 75% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी में जरूर फेल है। तो पास कितने होंगे? 100% माइनस 75%। तो पास होंगे 25%। और इन लोगों की संख्या दी है 40। जो दोनों में पास है वो कितने हैं? 40। तो 25% 40 है तो 100% कितना होगा? इसका 4 टाइम, तो इसका 4 टाइम 160। तो उस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? 160। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बहुत ज्यादा लेवल नहीं लिया हमने अभी, ठीक है। एक लास्ट में जैसे अभी जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हमने रिमेनिंग वाला पढ़ा, सक्सेसिव वाला पढ़ा, वेन डायग्राम पढ़ा। तो जो चौथी क्लास होगी ना उसके अंदर, अब जैसे इस क्लास में कंसेप्ट होंगे, अगली में भी कंसेप्ट होंगे, तीसरी क्लास में डीआई होगा, और जो चौथी क्लास होगी उसमें थोड़ा एडवांस लेवल ले लेंगे सबका। ठीक है, सबका ही एडवांस लेवल, ठीक है, सारे कंसेप्ट का। तो अच्छे से फॉलो करना क्लासेज को, मेहनत करना भाई, मजा आएगा तभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। There are totally dash students in a class. Some student like only Hindi, some student like only English, and some student like both subject. ठीक है, तो टोटली कुछ बच्चे हैं, वो कहां से आएंगे? यहां से आएंगे भाई। ठीक है, अब वो कह रहा है सम स्टूडेंट लाइक ओनली हिंदी, सम स्टूडेंट लाइक ओनली इंग्लिश, स्टूडेंट लाइक बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हिंदी, ये इंग्लिश। ठीक है, ये हिंदी को लाइक करने वाले हैं, ये इंग्लिश। अब कह रहा है कि 80% ऑफ द स्टूडेंट लाइक हिंदी, तो 80% हिंदी को लाइक करते हैं। ठीक है, 45% ऑफ द स्टूडेंट लाइक इंग्लिश, इंग्लिश को 45% लाइक करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ द सब्जेक्ट इज डैश, मान लीजिए x% है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। एक बात समझो, ठीक है, जो भी है। अब अगर मैं बोलूं कि ये वैल्यू x है, ये वैल्यू x है, दोनों को लाइक करने वाले x% है। ठीक है, तो अगर ये कितना होगा फिर जो ओनली हिंदी को लाइक करते हैं? 80% माइनस एक्स। ये कौन होगा जो ओनली इंग्लिश को लाइक करते हैं? 45% माइनस एक्स। और तीनों का टोटल तो 100% होता है ना, तो 80% माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस 45% माइनस एक्स, ये टोटल 100% के बराबर है। बोलो होगा? तो x से x कट गया, ये 125% और 100% इधर आके माइनस हो गया, माइनस का x उधर जाके प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25%। तो दोनों को लाइक करने वाले कितने हैं? 25%। तो यानी कि ये वैल्यू जिस भी ऑप्शन में इसका 25% होगी वही आपका ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो यहीं पे बन रही है, ये इसका 25% है, ये इसका 25 नहीं है, ये इसका 25 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ पाए? कंसेप्ट में ताकत होती है, कंसेप्ट पे जब काम करोगे तो चीजें आसान होंगी। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने 3 कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, जिसमें पहला कंसेप्ट हमने डिस्कस किया सक्सेसिव चेंज। ठीक है, नोट्स बनाने हैं तो ऐसे बनाने हैं कि सक्सेसिव चेंज को कैसे हैंडल करें। दूसरा हमने सीखा सक्सेसिव के बाद, दूसरा था रिमेनिंग वाला कंसेप्ट। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट? रिमेनिंग वाला। और तीसरा हमने सीखा वेन डायग्राम। ठीक है, तो नोट्स बनाओ प्रॉपर और लिखो उनको। अब अगली क्लास में जो कंसेप्ट होंगे वो अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर तीसरी क्लास में डीआई होगा और चौथी क्लास में जितने कंसेप्ट है उनका एडवांस लेवल प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे करके चलेंगे, धीरे धीरे कहानी आसान हो जाएगी हमारी। ठीक है भाई, चलो
तो ये आज की क्लास है जिसमें हमने पहला कंसेप्ट कुछ सीखा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप सबको अच्छी लगी होगी। अब अगली क्लास कल मिलेगी जिसमें अलग टाइप के कंसेप्ट होंगे, लेकिन इन पे प्रैक्टिस भी करनी है, इन चीज़ों को डिटेल्ड वे में और हाई लेवल पे भी सीखना है, सब चीज़ें करनी है। और अगर अभी चाहिए सारी चीज़ें एक साथ, तो हमारे बैंकिंग एग्जाम के मैरथ जो महापैक है उसमें इनरोल कर लीजिए। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या सिंपली टाइप करो edutap.in गूगल पे, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे, ये हमारी वेबसाइट आएगी, तो यहाँ ये बैंकिंग कोर्स पे जाओगे तो आपको ये दोनों कोर्स दिख जाएंगे। जो लोग सिर्फ बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं वो इस कोर्स में इनरोल करें, जो बैंकिंग के साथ साथ आरबीआई को भी टारगेट कर रहे हैं वो इस कोर्स में इनरोल करें, क्योंकि इसमें आरबीआई ग्रेड ए बी फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब कुछ होगा, साथ में बैंक वाला भी होगा। अगर आप इसमें इनरोल करोगे फिर ये लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ नो मोर पे जाके एक बार बढ़िया से, ठीक है, अपना डेमो वेमो भी लगा लेना। किसी को अगर डाउट हो कि पता नहीं कैसा पढ़ा रहे होंगे कोर्स में, तो ये डेमो क्लासेज हैं सारी। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो ये फैकल्टी हैं, कुछ एफएक्यूज आपके हो सकते हैं। तो मतलब मस्त एक बार डेमो वेमो लगा के सारी चीज़ें देख के तब इनरोल करना। ठीक है, क्योंकि जब विश्वास होता है ना तभी पढ़ने में मजा आता है। ठीक है भाई, इनरोल करने के लिए प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या वेबसाइट विजिट कर लो, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। ठीक है, इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिलती है, और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर इस चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली 4 तो क्लास ही होती है। रीजनिंग की क्लास 2 बजे, इंग्लिश 4 बजे, करंट अफेयर 5 बजे, क्वांट 7 बजे, और इसके अलावा स्ट्रेटेजी वीडियोस, इसके अलावा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलता है। तो ये तैयारी करने के लिए बहुत परफेक्ट चैनल है, आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, चलो फिर कल फिर मुलाकात होगी परसेंटेज के दूसरे कंसेप्ट के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।